हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम करंट अफेयर्स देखेंगे। 7 सितंबर का भी देखेंगे और 8 सितंबर का देखेंगे। पहले 7 सितंबर का सारा करंट देख लेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग क्या है कि जल जीवन मिशन है, उसके तहत 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के कनेक्शन क्या है प्राप्त हो गए हैं। तो 13 करोड़ परिवार का मतलब समझते हैं आप, कम से कम एक परिवार में 5-6 लोग होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखो कि ठीक ठाक मात्रा में लोग कवर हो रहे हैं। दूसरा क्या है, सरकार ने G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया। तो ये मोबाइल ऐप किसके लिए? G20 के लिए। ये ध्यान रखना कि ऐप के सेक्टर में, डिजिटल जो आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके सेक्टर में इंडिया काफ़ी आगे निकल चुका है। देख रहे हो आप, हर छोटी चीज़ के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म दे देता है, ऐप दे देता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। अगला है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन 25 सितंबर से यूपी के हिंडन गाजियाबाद स्थित वायुसेना बेस पे किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ड्रोन के सेक्टर में जो गवर्नमेंट थी उसने अपने जो नियम थे बहुत सारे चेंज किए थे, उनको थोड़ा सा ना लिबरल तरीके से बनाया था कि ये सेक्टर ज़्यादा तरक्की करे। तो इसके बारे में जानेंगे क्या है। फिर है अरुण कुमार सिन्हा, 61 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो कभी कभी व्यक्ति विशेष पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये क्या थे? जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, तो ये क्या थे आपके कि एसपीजी के हेड थे और इनका निधन हो गया। अगली हेडिंग क्या है, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, इसके विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर। ध्यान रखना, इसको डिटेल में इसलिए लिया क्योंकि ये केवल यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण नामक एक योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसका मतलब व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना एक नई शुरू हुई है। फिर अगली हेडिंग क्या है, एनपीसीआई ने पेमेंट प्लेटफॉर्म यूपीआई पर नए भुगतान विकल्प लॉन्च किए। क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? एनपीसीआई जानते हैं आप लोग, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई जो है पूरा इसकी देखरेख करना, प्लेटफॉर्म की देखरेख करना, सुरक्षा वगैरह, इसका दायित्व एनपीसीआई पे ही है। तो एनपीसीआई ने अब क्या कर दिया, ध्वनि आधारित पेमेंट भी कर सकते हो। आप उसको बोलोगे वो पेमेंट हो जाएगा। अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा था कि क्या था, यूपीआई आधारित एटीएम विड्रावल की हिटैची ने एक मशीन लगाई थी। तो यूपीआई से जैसे ही आप क्यूआर कोड जनरेट करोगे, आपको एटीएम ले जाने की जरूरत नहीं है, आपका एटीएम से पेमेंट हो जाएगा। फिर अगला क्या है, सीएसआईआर का 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम 11 से 16 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। सीएसआईआर भारत का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब्स हैं इनकी हर जगह पूरे उसमें। तो इसके बारे में जानेंगे। फिर क्या है, जेल सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है, उसने अपनी सिफारिशें दी हैं। तो क्या सिफारिशें दी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक पैनल ने अपनी सिफारिशें दी, इतना ध्यान रखो। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीत लिया है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन सी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। फिर अगली हेडिंग क्या है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के पहले रैपिड रिस्पॉन्स डिजास्टर हॉस्पिटल का अनावरण किया गया। अब ये है क्या, रैपिड मतलब तुरंत, तुरंत क्या हो जाए, रेडी हो जाए। तो ये 8 मिनट में ये रेडी हो जाएगा ये हॉस्पिटल। इसका मतलब ये हॉस्पिटल कहीं पे स्थापित नहीं है, इसको बना लिया गया जहाँ पे भी ऐसा कोई हजार्डस एक्टिविटी होगी या कोई आपदा आ गई तो उसके लिए इसको ले जाके तुरंत लगा दिया जाएगा और काम होना शुरू हो जाएगा। आप लोग को याद हो कि तुर्की में भूकंप आया था, तो क्या हुआ था, भारतीय जो टीम गई थी वहाँ पे एनडीआरएफ की, उन्होंने वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया था, वहाँ पे लोगों का इलाज किया था, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। तो वो उसमें तो समय लगा था, लेकिन यहाँ वो भी समय नहीं लगना है। इसके बारे में बात करेंगे। अगली हेडिंग क्या है, सातो किलमन को बानुआतू, बानुआतू एक देश है, इसके प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो नए नए जहाँ पे भी पीएम बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है, इसके बारे में बात होती है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं कि ये कहाँ के हाल ही में प्रधानमंत्री चुने गए, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। अब इनको डिटेल में देख लेते हैं। जल जीवन मिशन के तहत 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्राप्त हुए हैं। अब इसमें कौन कौन से, तो अगस्त 2019 में नल कनेक्शन की कितनी संख्या थी, 3.23 करोड़, जो 2023 में केवल 4 साल में बढ़ के 13 करोड़ हो गई है। और 2019 में ही ये मिशन लॉन्च हुआ था, ये ध्यान रखना। गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इन्होंने क्या 100% कवरेज हासिल कर लिया। मतलब यहाँ 100% घरों में क्या है, नल कनेक्शन
प्राप्त हो चुके हैं। कौन कौन? सबसे पहले अगर राज्यों में बात करो तो गोवा में ही हुए थे, फिर तेलंगाना, हरियाणा भी है, गुजरात भी है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश। तो इनको ध्यान रखना। बिहार और मिजोरम में क्या है? बिहार में 96.39 और मिजोरम में 92.12% कवरेज है। बिहार इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार की जनसंख्या आपकी तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और बिहार से ही जो 7 निश्चय था नीतीश कुमार के, 7 निश्चय योजना में एक निश्चय ये भी था, हर घर नल से जल, उसी को ही इस गवर्नमेंट ने उठाया है। तो एक प्रकार से उनकी योजना को ही आगे बढ़ाया गया। जल जीवन मिशन के बारे में जान लेते हैं। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। जल शक्ति मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी, मतलब इसके अंतर्गत ही इस पर काम हो रहा है। और मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में, ग्रामीण में, क्योंकि शहरी घरों में तो ऑलमोस्ट हर जगह थे पाइप से पानी की आपूर्ति प्रदान करना। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा? एक तो स्वच्छ जल मिलेगा सबको, क्योंकि जो जल आएगा वो ट्रीटेड वाटर आएगा, ट्रीटमेंट पहले हो चुका होगा। दूसरा, जो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है उसको भी क्या है, नीचे ना जाए, इसको कम करने में क्या होगा? मदद मिलेगी। और जो आपका वर्षा जल है इसके संचयन में भी मदद मिलेगी। ये मैप है कि पहले जो नल कनेक्शन थे वो देखो यहाँ थे जहाँ ब्लू है, और सघनता भी कम थी। अब ये इतना ज़्यादा, हर जगह ब्लू तो हर जगह हो गया, सघनता कई राज्यों में बढ़ी हुई है। दूसरा क्या है? सरकार ने G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। G20 का सम्मेलन चल रहा है। अगर आप आज की बात करो तो आज मीटिंग्स हुई, और जो संयुक्त घोषणा पत्र था G20 का, वो सभी देश उस पर क्या सहमत हो गए। सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि रूस और चीन क्या है, विरोध कर रहे थे कि हम ये घोषणा पत्र जारी ही नहीं होने देंगे, क्योंकि ये घोषणा पत्र सबकी सहमति से जारी होता है। लेकिन इंडिया ने सबको ही रेडी कर लिया और सबने संयुक्त रूप से इसको जारी कर दिया, सहमति दे दी। यह जो G20 इंडिया मोबाइल ऐप है, इससे क्या होगा? G20 के बारे में सारी जानकारी मिलेगी हर किसी को। कौन कौन सी भाषाओं में? हिंदी, जर्मन, जापानी, पुर्तगाली। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की जो 5 आधिकारिक भाषाएं हैं उसमें चीनी भी है, इंग्लिश भी है, उन सब में ये रहेगा। अगली हेडिंग से देखते हैं, भारत ड्रोन शक्ति 2023। इसका आयोजन 25 सितंबर से उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस है आपका गाजियाबाद में, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी सह मेजबानी भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की जाएगी। भारत ड्रोन शक्ति 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा। मतलब 2030 तक भारत को क्या करना है? वैश्विक ड्रोन हब बनना है, क्योंकि ये फ्यूचर है। मैक्सिमम काम आपके ड्रोन से हो जाएंगे, हर चीज़ की डिलीवरी ड्रोन से कर सकते हो, फसल का सर्वेक्षण कर सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ है। तो भारत इसके हब बनने की कोशिश कर रहा है। उसी के लिए क्या है, ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन होगा। इसके अंतर्गत कौन है? केंद्र सरकार, राज्य के विभाग, सार्वजनिक और निजी उद्योग, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और मित्र देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अगले उस पर चलते हैं। अरुण कुमार सिन्हा 61 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। एसपीजी के निदेशक थे। एसपीजी देश में, अब ध्यान रखना, केवल पीएम की सुरक्षा करती है। पहले किसकी करती थी? पीएम की, पूर्व पीएम की भी करती थी, उनके परिवार की करती थी। इसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मतलब गांधी परिवार, इनकी भी एसपीजी सुरक्षा करती थी। ठीक है। अब क्या हो गया? अब इसको एक संशोधन आया था 1-2 साल पहले, तो इन सब लोगों की सुरक्षा किसको? Z+ सुरक्षा कर दी गई, और पीएम की ही केवल सुरक्षा देती है एसपीजी। अगला देखते हैं, एनपीसीआई ने पेमेंट प्लेटफॉर्म यूपीआई पर नए भुगतान विकल्प लॉन्च कर दिए। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नए लॉन्च किए गए भुगतान विकल्पों में संवादात्मक लेन देन, संवाद मतलब आप बोलोगे, ध्वनि से आपकी पहचान के और उसको जो बोल के निर्देश दोगे, वो लेन देन शामिल है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इनको बेस्ट गवर्नर का अवार्ड भी मिल चुका है। इन्होंने 6 सितंबर 2023 को मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादों के लॉन्च की घोषणा की। ये उत्पाद यूपीआई को प्रतिमाह 100, यूपीआई का टारगेट है कि कम से कम 100 अरब लेन देन हो। 100 अरब की बात हो, लेन देनों की बात हो रही, नंबर्स की, रुपए की बात नहीं हो रही कि 100 अरब के लेन देन हो। मतलब 100 अरब ऐसे व्यक्ति हों कि 100 अरब ट्रांजैक्शन करें। जैसे 10 करोड़ व्यक्तियों ने किए, 10 करोड़ व्यक्तियों ने अपने हिसाब से, किसी ने 10 किए, किसी ने 50 किए, किसी ने 100 ट्रांजैक्शन किए एक महीने में, तो टोटल मिला के 100 अरब ट्रांजैक्शन होने चाहिए। ये इनका लक्ष्य है। अगला देखते हैं,
CSIR का 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम 11 से 16 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। क्या है इसके बारे में जानते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 37 CSIR की जो प्रयोगशाला है पूरे देश भर के हर कोने में, लखनऊ में एक, भोपाल में, ऐसे करके, ठीक है। सेंट्रल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का फुल फॉर्म है। जितनी भी इसमें क्या है ना, साइंस को या तकनीक को या नई खोजों को इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या है डेवलप किया जाता है, और इंडस्ट्री की क्या ज़रूरतें हैं उस हिसाब से ही रिसर्च होता है। तो जिससे जैसे आपको पता होगा कि ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये प्लस CSIR और प्लस आपकी एक भारत बायोटेक थी, इसने मिलकर कोवैक्सीन को क्या किया था, उसका रिसर्च करके उसको डेवलप किया था। तो CSIR का ये काम होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, इन्होंने कहा कि वह जनता के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। दैट मीन्स आम लोगों को एंट्री मिलेगी और आम लोगों के लिए काम होगा। यह उन्हें अपने विभागों का दौरा करने, इसकी शैक्षणिक और अनुसंधान पहलों को देखने के लिए आमंत्रित करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो स्टूडेंट है ना नए, जैसे कोई पेरेंट्स गया देखने वहाँ पे, तो वो क्या चाहेगा कि उसका बच्चा इस क्षेत्र में जाए, साइंस में जाए, प्लस CSIR में बन के साइंटिस्ट बने, देश के लिए कुछ करे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसके बारे में जान लेते हैं CSIR के बारे में। यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ध्यान रखना, डॉक्टर नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी साउथ के हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 सितंबर 1942 को, मतलब CSIR स्वतंत्र होने से पहले की संस्था है। आगे आते हैं। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता। टेबल टेनिस में आपने पंकज आडवाणी का नाम सुना होगा, स्नूकर में है वो, ठीक है, स्नूकर में पंकज आडवाणी। टेबल टेनिस की जो टीम है उसमें भी मनिका बत्रा है, हाँ मनिका बत्रा, इन्होंने पदक जीता था हाल फिलहाल में। तो ये जो टीम है, ये पूरी टीम की बात हो रही, किसी का इंडिविजुअल बात नहीं हो रही। तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय पुरुष टीम ने किसको, सिंगापुर को 3-0 से हराया। तो क्वेश्चन क्या आता है, किसने जीता, कौन सा पदक जीता, कौन सी चैंपियनशिप में, और ज़्यादा से ज़्यादा किसको हरा के जीता, तो सारे इसमें आ गए आपके। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में चीन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीनी ताइपे ने रजत पदक जीता। तो चीनी ताइपे जो है वो रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल जीता, और चीन ने स्वर्ण पदक जीता। और कांस्य पदक किसने, भारत ने जीता। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के पहले रैपिड रिस्पॉन्स डिजास्टर हॉस्पिटल का अनावरण किया गया। एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, सबको पता है, क्योंकि इसके पहले किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अद्वितीय आपदा अस्पताल का अनावरण किया गया, जो केवल 8 मिनट में पूरी तरह से चालू हो सकता है। सर्जरी भी हो सकती है इस अस्पताल में, ध्यान रखिए, सारे एक्सरे वगैरह जो भी जांचें सब हो सकता है, और ज़रूरतमंद मरीजों को तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान कर सकता है। अस्पताल का नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्या नाम रखा गया, आरोग्य मैत्री इसका नाम रखा गया, जिसमें न केवल एक ऑपरेटिंग थिएटर होगा, बल्कि गंभीर रूप से घायल मरीजों के इलाज के लिए एक मिनी गहन देखभाल ICU भी होगा। आरोग्य मैत्री अस्पताल का उद्देश्य क्या है, दूर दराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना, और जहां संसाधन दुर्लभ हैं या चिकित्सा सहायता तक पहुंच नहीं है, वहां पे क्या करोगे, ये अस्पताल लगा सकते हो, बहुत कम समय में रेडी भी हो जाता है। सातो किलमन के बारे में जान लेते हैं। वानुआतू करके देश है, इसके PM चुने गए सातो किलमन। वानुआतू की संसद ने सातो किलमन को नया PM चुना। पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी इनकी पार्टी का नाम। अब देखो ये इतनी डिटेल में नहीं पूछता है कोई, लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्स में एग्जामिनर चाहता है कि स्टूडेंट बता ही ना पाए। अब जो लोग लास्ट टाइम में करंट पढ़ते हैं, 15 दिन पहले ले आए कोई मैगजीन, वहाँ पे वो इतने डिटेल में नहीं जा सकते। आप यहाँ से पर डे पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा, आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा। तो PPP के ये क्या है, नेता थे, यहाँ से जान लोगे। नाम क्या था इनका, सातो किलमन, वानुआतू के PM बने। तो ये फायदा आप लोगों को हो सकता है जब आप डेली पढ़ रहे हो। अब आ जाते हैं 8 सितंबर के करंट पे, ठीक है, यहाँ पे 7 का खत्म हो गया। अगर आप लोग बोलोगे बताओगे तो हम 2 दिन का 2 डेज का करंट अफेयर्स एक दिन में क्लब करके भी क्लासेज आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। नहीं तो रेगुलर भी रहेगा 1 डे का, जिस दिन नहीं आ पाता है तो नेक्स्ट डे आपका 2 दिन का आ जाया करेगा, ठीक है। तो 8 सितंबर को सरयू में अयोध्या जटायु क्रूज सेवा शुरू हुई। आपको पता है ये क्रूज सेवा इसके पहले वाराणसी में शुरू हुई थी, गंगा नदी में, अब सरयू नदी में भी शुरू हो गई।
अयोध्या में, और नाम क्या है, सरयू में अयोध्या जटायु क्रूज सेवा। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे की गति शक्ति विश्वविद्यालय, क्या नाम है, गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे है, बड़ोदरा में। जब बुलेट ट्रेन आ रही थी तो बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी और जितनी भी फास्ट मूविंग ट्रेन टेक्नोलॉजीज हैं, इसके लिए एक विश्वविद्यालय की मोदी गवर्नमेंट ने स्थापना की थी बड़ोदरा में, ठीक है। तो इस विश्वविद्यालय और एयरबस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अगला क्या है, 7 सितंबर को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, फिनटेक क्या है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इसका एक फेस्टिवल मनाया जाएगा 2023 में 7 सितंबर को। मुंबई में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने इसको संबोधित किया। दैट मीन्स ये फेस्टिवल आयोजित 7 सितंबर को ही हो गया। अगला देख लेते हैं, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका, क्या नाम था, मालिनी राजुरकर। 6 सितंबर को 82 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। अगली हेडिंग क्या है, तो देखो करंट अफेयर्स का आपको पता चलेगा। पहले हम हेडिंग्स देखते हैं, हेडिंग्स के बाद हम क्या देखते हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। तो 2 बार आपका रिवीजन यहीं पे हो जाता है। आप क्या करिए करो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 पेज में, तो आपका वो करंट हमेशा के लिए ओके हो गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को, इसके बारे में जानेंगे। पीएम मोदी ने 7 सितंबर 2023 को, ध्यान रखो 9 से आज से G20 की मीटिंग होनी थी, और 7 सितंबर को मोदी जी इंडोनेशिया पहुंच गए थे। और यहाँ के इंडोनेशिया की जकार्ता में आसियान शिखर सम्मेलन चल रहा है, आसियान भारत शिखर सम्मेलन। आसियान देशों का खुद का भी होता है, उसी के साथ इंडिया का भी एक साइड में हो जाता है। तो 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, इसको संबोधित किया। अगर लास्ट के 1-2 दिन के आपने करंट देखे होंगे, तो जब मोदी जी गए थे मैंने डिटेल में बताया था कि आसियान देश कौन कौन से हैं, भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं, लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट जो आपकी नीति बनी है वो क्या है। अगला देखते हैं, उत्तर कोरिया है, इसके बारे में जानते होंगे सब। इसने क्या किया, पहली ऑपरेशनल टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इसने लॉन्च कर दी है उत्तर कोरिया ने। तो ये इसकी पहली है, ठीक है। यहाँ तक कि इंडिया के पास भी जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है ना, वो खुद की बनाई हुई नहीं है, लीज पे ले रखी है इंडिया ने, इन्होंने खुद की लॉन्च की है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को मनाया जाएगा। भारत के अपनी तरह के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर, ध्यान रखो ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखे होंगे, अभी तक ट्रांसफार्मर कहाँ देखते हो, किसी खंबे पे लगे होते हैं ऐसे करके, ठीक। अब ये पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर कहाँ, बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में इसका उद्घाटन किया गया। तो ये क्या होगा, सुरक्षा एक तो होती है, आग लग जाती है, अब भूमिगत रहेगा तो आग लगने का चांस नहीं है, टेक्नोलॉजी चेंज हुए होंगे। तो ये भारत का अपनी तरह का पहला है, इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये दिवस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो तो आते हैं, हेडिंग में पढ़ लो, डिटेल में इनको नहीं लेंगे। बच्चों को एआई सीखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य का यही है, जैसे कंप्यूटर आया था ना, तो आईटी को माना गया था भविष्य, आईटी ने क्या है 25 से 30 सालों तक राज किया। अब आईटी का ही एडवांस है, आईटी सेक्टर में क्या आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें। तो इसको सीखने में मदद करने के लिए सरकार ने क्या किया, एडोब जिसको बोलते हैं, शांतनु नारायण भारती हैं वो इसके क्या है, हेड हैं। इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो बच्चों को भी एआई शुरुआत से सिखाई जाएगी। अब डिटेल में देख लेते हैं। 8 सितंबर को सरयू में अयोध्या जटायु क्रूज सेवा शुरू हुई है। क्रूज सेवा कहाँ, गुप्तार घाट से नया घाट तक चलेगी। गुप्तार घाट आपका अयोध्या में है और ये वहीं पे नया घाट है, वहाँ से वहाँ तक चलेगी। क्रूज पर सवार यात्रियों को अयोध्या के प्राचीन मंदिरों, घाटों की झलक दिखाई जाएगी। एक बार में 70 से 100 यात्रियों को इसमें बिठाया जा सकता है। आपको इतना ध्यान रखना, अयोध्या जटायु क्रूज सेवा, जटायु का नाम जुड़ा है। फिर अगला देख लेते हैं, भारतीय रेलवे का जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है बड़ोदरा में है, और इसके और एयरबस कंपनी है, अभी आपको पता होगा टाटा और एयरबस के बीच में एक समझौता हुआ था C295 विमान के लिए, और 500 विमानों का समझौता हुआ था। तो दुनिया का सबसे बड़ा विमान बनाने वाली कंपनी है एयरबस, इसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तो इसमें क्या हुआ, हाल ही में एयरबस और टाटा ने बड़ोदरा गुजरात में भारत में C295 विमान के डिजाइन, नवाचार, निर्माण और विकास के लिए साझेदारी की घोषणा की थी। एयरबस दुनिया में वाणिज्यिक विमानों का, जो कॉमर्शियल विमान है यात्रियों को ले जाते हैं,
सबसे बड़ा निर्माता है और हेलीकॉप्टर, रक्षा और अंतरिक्ष उपकरणों का भी एक प्रमुख निर्माता है। तो इसके साथ समझौता इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का क्या होगी, इंडिया की कंपनियों के साथ ट्रांसफर होगी आगे चल के। गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं। बड़ोदरा में 2022 में इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, मतलब संसद में प्रॉपर कानून लाके इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना संपूर्ण परिवहन, लॉजिस्टिक मतलब सामानों का आवाजाही इधर से उधर, क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम श्रेणी की जनशक्ति और प्रतिभा पैदा करने, प्रतिभा मतलब स्किल्ड इंजीनियर, वर्कर, इनको पैदा करना इसका काम है। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय रेल मंत्रालय, भारत सरकार और रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री द्वारा प्रायोजित है। तो इसमें एक मंत्रालय नहीं है, रेल मंत्रालय भी है और संचार भी है, रेल का संचार है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, सब इस विश्वविद्यालय के प्रायोजक हैं। और श्री अश्विनी वैष्णव इसके प्रथम कुलाधिपति हैं। दैट मीन्स यही रेल मंत्री भी हैं, ये आईटी मंत्री भी यही है अश्विनी वैष्णव, तो ये इसके प्रथम कुलाधिपति हैं। आगे चलते हैं। 7 सितंबर को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 को मुंबई में राज्य के वित्त मंत्री जो हैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़, इन्होंने संबोधित किया। इनका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये समझो। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ, मुंबई में आयोजित हुआ। किसने आयोजन किया या इसमें किस एजेंसी का रोल है, तो एनपीसीआई हो गया आपका, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एफसीसी, इन सब का रोल है। 5 से 7 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। इन्होंने क्या बोला कि JAM जनधन आधार और मोबाइल पे जो आपका OTP आता है, इसका जो ट्रायो है ना, वो इसने दुनिया को चौंका दिया। अभी G20 में इसकी बहुत बड़ाई हुई। वर्ल्ड बैंक ने कल एक दस्तावेज जारी किया था, इसकी इतनी ज़्यादा बड़ाई की कि जो काम 47 ईयर्स लगने थे वो इंडिया ने 6 साल में कर दिया, और दुनिया में सबसे आगे है इस मामले में इंडिया। तो इन्होंने कहा कि जैम जो है आपका त्रिमूर्ति भारत के परिवर्तित अच्छी तरह से विकसित डिजिटल परिदृश्य का प्रमुख प्रवर्तक है। आगे चलते हैं। हिंदुस्तानी गायिका जो प्रसिद्ध थी मालिनी राजूरकर, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। इनका 6 सितंबर को 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कहाँ की थी, तो रहने वाली तो थी ये राजस्थान की अजमेर की, जन्म इनका यहाँ हुआ था, लेकिन किस घराने की थी, तो ग्वालियर घराने की प्रतिपादक थी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ था और हैदराबाद में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए इन्होंने क्या अपना शरीर दान में दे दिया था। तो ये होते हैं कलाकार, देश के लिए जीते, मरते भी देश के लिए। इसे उस्मानिया मेडिकल कॉलेज को दान दिया गया। वह है ख्याल और टप्पा गायन शैली, यूपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये घराने ख्याल और टप्पा के यूपी में ही हैं। तो ख्याल और टप्पा शैली की अग्रणी समर्थकों में से एक थी। 1941 में राजस्थान के अजमेर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने गोविंद राव राजूरकर के मार्गदर्शन में अजमेर संगीत महाविद्यालय से संगीत की शिक्षा ली थी। ग्वालियर राजघराने से आपको पता होगा तानसेन इसी राजघराने से थे। इन्हें 2001 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में बात करते हैं। 2023 8 सितंबर को है। तो हर साल 8 सितंबर को ये मनाया जाता है। साक्षरता मतलब अगर इंडिया में पिछली जनगणना पे बात करो तो 7 साल तक, 7 या उससे साल का ज़्यादा साल का वो व्यक्ति जो किसी एक भाषा को पढ़ना और लिखना जानता हो उसे साक्षर माना जाता है। केवल ये नहीं, लोगों में ये गलत फहमी है कि वो हस्ताक्षर कर ले अपना, उसको साक्षर माने, नहीं, उस भाषा में वो पढ़ना भी जानता हो, लिखना भी जानता हो। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय क्या है, संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों के लिए नींव का निर्माण है। तो बहुत बड़ी थीम है इसकी, संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों के लिए नींव का निर्माण करना। आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने 7 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। तो मोदी जी यहाँ गए थे, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 12 सूत्रीय एक प्रस्ताव पेश किया। वो क्या, पर्यटन के लिए होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए होगा, विकासशील देश हैं जो अल्प विकसित देश हैं इनकी सुरक्षा के लिए होगा, खाद्य सुरक्षा के लिए होगा, इस सब पे अलग अलग विषय पे 12 सूत्रीय इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने दिल्ली और तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की, ठीक है। तो दिल्ली में तो इन लोगों ने की होगी, ठीक है, इंडोनेशिया ना, और तिमोर लेस्ते कहाँ है, यहीं पे, तो यहाँ पे भारतीय दूतावास खोलने की इंडिया ने घोषणा कर दी।
पीएम मोदी 18 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए। तो देखो, एक आसियान का खुद का होता है शिखर सम्मेलन, इसमें केवल 10 देश शामिल होते हैं। फिर एक भारत आसियान की साझेदारी, भारत होता है, आसियान के 10 देश। फिर पूर्वी एशिया में 10 देश तो वो रहते ही हैं, प्लस आपके 6 देश और शामिल हो जाते हैं, है ना। चीन हो जाता है, जापान हो जाता है, यूएसए हो जाता है, रशिया। तो इस प्रकार से शिखर सम्मेलन। अब आ जाते हैं, उत्तर कोरिया ने अपनी पहली ऑपरेशनल टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च कर दी है। उत्तर कोरिया ने इसे उस बेड़े को सौंपा है जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच पानी में गश्त करता है। दैट मीन्स इनकी किससे, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, इनसे इनकी क्या चलती, पारंपरिक लड़ाई है। और अमेरिका इनका साथ देता है, तो अमेरिका से क्या है, मेन लड़ाई अमेरिका से हो जाती है इनकी। अगर अमेरिका इनका साथ ना दे तो इनकी दुश्मनी खत्म हो जाए। उत्तर कोरिया के बारे में जान लेते हैं। पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप का उत्तरी जो भाग है वो उत्तर कोरिया और दक्षिणी भाग है वो दक्षिण कोरिया। इसकी सीमा किस किस देश से लगती है, तो चीन से भी लगती है, रूस से लगती है और दक्षिण कोरिया से लगती है। प्योंगयांग इसकी राजधानी और इसकी मुद्रा कोरियाई पीपुल्स बोन है। किम जोंग उन यहाँ के सर्वोच्च नेता और यही एकमात्र नेता होते हैं, इन्हीं की चलती है, बाकी किसी की कुछ नहीं चलती है, ध्यान रखो। ये रक्षा मंत्री को तोप से उड़वा देते हैं, इनके माइंड में आता है। इनके बारे में एक और बताता हूँ कि हाल ही में जो कोरिया है, उत्तर कोरिया, इसके साथ रूस ने घोषणा की है, पुतिन ने, कि हम उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंध आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा रिएक्शन, एक देश को आप कॉर्नर कर दोगे तो वो दूसरी जगह जाएगा ही जाएगा, ये हो रहा है। भारत के अपनी तरह के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में उद्घाटन किया गया। तो अपनी तरह का पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर है, भारत का है, और बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया। अगली देख लेते हैं, बच्चों को एआई सीखने में मदद करने के लिए सरकार ने एडोब के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो बच्चों को एआई सीखना है, जो छोटी क्लासेज के बच्चे हैं, इनमें मदद करने के लिए, मतलब पाठ्यक्रम में वो चीज़ शामिल की जाएगी और एआई सिखाई जाएगी। तो उसके लिए एडोब के साथ क्या हुआ, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। शिक्षा मंत्रालय रहेगा, एडोब एक्सप्रेस एप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे और कक्षाओं में बच्चों को एआई सीखने में मदद की जाएगी। वैश्विक सॉफ्टवेयर की प्रमुख कंपनी है एडोबी, एडोब इसको लिखते हैं, इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। एडोब क्या करेगी, एडोब एक्सप्रेस आधारित पाठ्यक्रम का उपयोग करके 2027 तक लगभग 20 मिलियन छात्रों, मतलब 2 करोड़ छात्रों और 5 लाख शिक्षकों को रचनात्मकता, डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण और प्रमाणन मिलेगा, मतलब एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा प्लस प्रशिक्षण। और शांतनु नारायण जो मैंने बताया था, एडोब के क्या है, वर्तमान सीईओ है शांतनु नारायण। ये पूरा आपका 2 दिन का पूरा करंट अफेयर्स हेडिंग के साथ और डिटेल में आज समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास आपकी ऐसी पर डे, मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि आपकी पर डे करंट की एक क्लास आ जाए। जिस दिन नहीं आती है तो उस अगले दिन 2 दिन की क्लास आ जाएगी। करंट आपका रेगुलर चलेगा, उसमें किसी को टेंशन नहीं लेनी। जो लोग भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप केवल करंट यहाँ से तैयार करते रहना। आप देखोगे 50 से 60% जीएस के भी वो टॉपिक आ चुके हैं जिनकी आपको जानकारी जरूरी थी। और एग्जाम में जीएस भी आजकल वो आ रही जो करंट में कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड थी। बाकी चीज़ें आपको पता है कि ऐप पे, अगर जिन लोगों को ऐप पे कोई बैच ज्वाइन करना है तो ऐप की सारी जानकारी कमेंट सेक्शन में रहती है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।